हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, बीएड एंट्रेंस, एसएससी, यूपी पीईटी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। तो बिना देरी करते हुए चले शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने रेनिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेजिन या फिर ऑप्शन डी सीट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेनिन। दोस्तों याद रखिएगा कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वो रेनिन एंजाइम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बच्चों में दूध को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है तो रेनिन एंजाइम करता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि बड़े लोगों में दूध को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है तो पेप्सिन एंजाइम करता है। अगला क्वेश्चन, लेंस किससे बनता है? ऑप्शन आपके सामने है पायरेक्स कांच, ऑप्शन बी फ्लिंट कांच, ऑप्शन सी साधारण कांच या फिर ऑप्शन डी कोबाल्ट कांच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लिंट कांच। तो इसे याद रखें, जो लेंस बनता है वो फ्लिंट कांच से बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी लिशमैनिया या फिर ऑप्शन डी यूग्लिना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूग्लिना। तो इसे याद रखिए कि यूग्लिना को ही हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूग्लिना का प्रचलन अंग कौन सा है तो याद रखिएगा यूग्लिना का जो प्रचलन अंग है वो फ्लैजेला है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने माइकोलॉजी, ऑप्शन बी मायोलॉजी, ऑप्शन सी मैस्टोलॉजी या फिर ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मायोलॉजी। तो इसे याद रखिए कि मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा फाइकोलॉजी कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है तो माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ऑप्शन आपके सामने है ओजोन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। तो याद रखिए कि क्षोभ मंडल में ही मेघ गर्जन जैसी घटनाएं होती है और जितने भी वायुमंडल संबंधी घटनाएं होती है जैसे कि मेघों का गरजना या फिर बादलों का होना, ये सब क्षोभ मंडल में ही होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार या फिर ऑप्शन डी फिलीपींस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। तो इसे याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो याद रखिएगा इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ऑप्शन आपके सामने कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी उत्तरी सागर, ऑप्शन सी फंडी की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फंडी की खाड़ी। तो याद रखिए कि फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो याद रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस खाड़ी की तट रेखा लंबाई सबसे अधिक है तो याद रखिएगा कि हडसन की खाड़ी की तट रेखा लंबाई जो है वो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, किस महापुरुष के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी योगाचार्य रामदेव या फिर ऑप्शन डी स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। तो याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था, इसीलिए 12 जनवरी को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, सड़क ए आजम का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। तो याद रखिए कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और ग्रांड ट्रंक रोड को ही पहले सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस शासक की मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते समय हो गई थी तो याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गई थी। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी चाणक्य या फिर ऑप्शन डी वाल्मीकि।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। दोस्तों याद रखिए कि जो चाणक्य है इनकी ही रचना है अर्थशास्त्र। याद रखिए कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये धन संबंधी पुस्तक नहीं है बल्कि ये राजनीति की पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है तो चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य किसे कहा जाता है तो वो भी चाणक्य को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन आपके सामने अंग, ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी महायान या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपिटक। दोस्तों याद रखें कि बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है और जितने भी जैन ग्रंथ होते हैं उनको अंग कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चाणक्य या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। दोस्तों याद रखिए कि अशोक को ही देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है तो अशोक को ही शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले कल के वीडियो से मैंने 2 कमेंट्स लिए हैं, उन पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जिनमें सबसे पहला कमेंट है अशोक कुमार जी का। इन्होंने लिखा है, बड़े दुख के साथ सर आपसे निवेदन है कि हम पिछले 18 मंथ से आपकी रेगुलर क्लास लेते हैं बट आप हमारा नेम नहीं लेते हैं। सर आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं। अगला कमेंट है साधना शुक्ला जी का। इन्होंने लिखा है, सर पहले मेरा जीके बहुत ही वीक था पर जब से आपकी क्लास करने लगे हैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और 6 मंथ से आपकी क्लास लगातार कर रही हूँ। सर बस आप सुपर टेट क्लियर करवा दीजिए। आप दोनों लोगों को थैंक यू। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट मैं कहाँ से लाऊं। साथ ही साथ मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि वो कंटेंट आपके लिए लाया जाए जो आपके लिए यूज़फुल हो। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगर आप 6 महीने लगातार क्लास ले रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि मैं क्या प्रयास करता हूँ और मेरा कंटेंट कैसा होता है। मुझे कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जनगणना किस वर्ष आयोजित हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 1945, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881 या फिर ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1872। दोस्तों याद रखें कि भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हर 10 साल के अंतराल में जो जनगणना की जाती है उसकी शुरुआत कब से हुई थी तो याद रखिएगा 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने उमर खुसरो, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर या फिर ऑप्शन डी उमर खयाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। दोस्तों याद रखें कि गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने लाहौर में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी अजमेर में या फिर ऑप्शन डी सासाराम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर में। दोस्तों याद रखें कि जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है और अगर आपसे पूछते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है तो याद रखिएगा काबुल में है। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु उपयुक्त होती है? ऑप्शन आपके सामने जीवाश्म, ऑप्शन बी चट्टाने, ऑप्शन सी पौधे या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म। दोस्तों याद रखिए कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वृक्षों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा वार्षिक वलय विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पर्यावरण मित्र उत्पाद, ऑप्शन बी रेशम उत्पाद, ऑप्शन सी खाद्य पदार्थ या फिर ऑप्शन डी स्वर्ण भूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण भूषण। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सोने के जितने भी आभूषण होते हैं उनकी जांच करने के लिए हॉलमार्क चिन्ह जो है उसको अंकित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आपके सामने एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी एफ वेटिंग, ऑप्शन सी एस ए वैक्समैन या फिर ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एफ वेटिंग। तो याद रखिए कि इंसुलिन जो हार्मोन है ये हमारे अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है और याद रखिएगा कि इसका आविष्कार एफ वेटिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन,
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1963 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1995 में या फिर ऑप्शन डी 2003 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में। तो याद रखिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन से CF एंड्रूज या फिर ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CF एंड्रूज। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दीनबंधु किसे कहा जाता है तो CF एंड्रूज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि देशबंधु किसे कहा जाता है तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन आपके सामने 1949 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में या फिर ऑप्शन डी 1952 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1952 में। दोस्तों याद रखिए कि मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता 1952 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने सिंधी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी ब्राह्मी या फिर ऑप्शन डी प्राकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मी। दोस्तों याद रखिए कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि जो मानी जाती है वो ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पंजाबी भाषा है वो किस भाषा की लिपि है तो याद रखिएगा उसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी मैसूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैसूर। दोस्तों याद रखिए कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा हिंदी को कब अपनाया गया था तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि मंदिर किस धर्म की पूजा का स्थल है? ऑप्शन आपके सामने बौद्ध, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी हिंदू या फिर ऑप्शन डी जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारसी। तो याद रखिए कि जो अग्नि मंदिर है ये पारसी धर्म की पूजा का स्थल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नवरोज पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है तो याद रखिएगा पारसी धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है नई दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। तो याद रखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण का जो निर्माता है वो हैदराबाद को माना जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, और दूसरा क्वेश्चन है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।